नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। एथिक्स की हमारी चर्चाएं चल रही हैं। गत वीडियो में हमने जो पिछले सालों में जो प्रश्न जो आए हुए हैं यूपीएससी के, उन पर चर्चा की और चर्चा करते करते हम तो 2024 से हमने चर्चा शुरू की थी। तो करते करते हमने 2015 तक हमने कर ली थी। ठीक है, 2015 तक हमने कर ली थी। अब 2014 के 2 प्रश्न हैं, 2013 के 2 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्नों पर और 1 प्रश्न और है, वो भी कहीं आया हुआ है। तो ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम ये खत्म कर देंगे, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर 2 से हम बातचीत शुरू करेंगे। तो चलिए आज का जो 2014 का जो प्रश्न है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? विच एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट इन लाइफ? जीवन में नैतिक मूल्यों को जिसके जीवन में नैतिक मूल्य थे, ऐसी कौन सा महान व्यक्तित्व है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? यानी जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है? तो एक तो कोई महान व्यक्तित्व के बारे में लिखना है और उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करना है। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए। तो डिस्क्राइब हाउ यू हैव बीन। तो ठीक है, इस पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन से महान व्यक्तित्व ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी है? तो बताओ भाई, आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किसने दी है? आपको भी तो किसी ना किसी ने दी होगी प्रेरणा। तो देखो, व्यक्तित्व तो बहुत सारे, तो सर्वाधिक लिखा हुआ है। तो पहले हम इसके कुछ पार्ट कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व 2014 का ये प्रश्न है और टॉपिक नंबर 1 से, ये आपको पता ही है, टॉपिक नंबर 1 के ही प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। विख्यात व्यक्तित्व, शिक्षाओं का सार और इसके बारे में आप अपने नैतिक विकास के लिए तो स्वयं का विकास। ये 3 चीजें हम लिख देंगे, काम चल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस आंसर में कौन से व्यक्तित्व को लिखें, ये एक प्रश्न है, ये एक दुविधा है। जैसे देखो, तो लिखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लिखे जा सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। सबसे पहले तो वही आने चाहिए, M.K. गांधी, महात्मा गांधी, क्योंकि भारत के राष्ट्रपिता हैं। नोटों पे भी उनकी फोटो है। हर एक देश में उनका, यहाँ जो सबसे ज्यादा विख्यात व्यक्तित्व जो रहा है, प्रत्येक देश लगभग उसी व्यक्ति के का फोटो, अपने यहाँ की करेंसी पर उसका फोटो होता है। तो महात्मा गांधी हो गए। महात्मा गांधी के अलावा आपको लगता है कि यार सभी तो गांधी गांधी लिखेंगे, हर एक बच्चा गांधी लिखेगा, मैं भी गांधी लिखूंगा तो कोई मजा नहीं है, मैं कुछ अलग लिखूंगा। तो कुछ और व्यक्तित्व जिनके नाम आप लिख सकते हो, तो मैं बता देता हूं। तो स्वामी विवेकानंद का आप लिख सकते हो, विवेकानंद का नाम लिख सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम आप लिख सकते हो। और आपको क्या लगता है, और किस महान व्यक्तित्व का नाम आप लिख सकते हो? एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा सरदार पटेल, भगत सिंह का नाम आप लिख सकते हो, कबीर दास का नाम आप लिख सकते हो, और सॉरी कबीरदास जी का नाम आप लिख सकते हो। तुलसीदास जी का नाम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी को लेकर के काफी विवाद रहता है ना। उनकी जो एक वो पंक्ति आती है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो बहुत ज्यादा उनको लेकर के कुछ और भी कई सारी उनकी पंक्तियां हैं जो विवाद आस्पद हो सकती हैं। तो तुलसीदास जी को नहीं लिखेंगे।
सूरदास जी का केवल एक ही पक्ष है, उन्होंने बाल्यकाल का ही वर्णन किया है तो उनको भी नहीं लेंगे। कबीरदास जी एकदम ठीक बैठते हैं, कोई इशू नहीं है। स्वामी विवेकानंद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, पटेल हो गए, भगत सिंह हो गए, कबीरदास जी हो गए, और किसको ले सकते हैं? विदेश का कोई व्यक्ति ले सकते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला को ले सकते हैं। नेल्सन मंडेला को जो है वो हम ले सकते हैं। और अब्राहम लिंकन को ले सकते हैं, और भी जो भी आपको लगे तो हम उनको ले सकते हैं। किसी को भी लेकर के आंसर लिखा जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बेहतरीन विकल्प जो है वो महात्मा गांधी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बेहतरीन विकल्प महात्मा गांधी है, और कबीरदास जी भी एक अच्छा विकल्प है, विवेकानंद जी भी एक अच्छा विकल्प है, एपीजे अब्दुल कलाम भी एक अच्छे विकल्प है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बताओ, मैं आंसर किसको ध्यान में रखते हुए बताऊं? तो मैं महात्मा गांधी को ही ध्यान में रखते हुए बता देता हूं, और कबीरदास जी को, दो को ध्यान में रखते हुए बता देता हूं। यदि आपको अपनी चॉइस से कोई किसी के भी हिसाब से आंसर चाहिए, चाहे अंबेडकर जी के हिसाब से चाहिए, सरदार पटेल के हिसाब से चाहिए, नेहरू जी के हिसाब से चाहिए, आप कहो कि इंदिरा गांधी के हिसाब से चाहिए मेरे को, तो आप कहो कि मुझे तो मोदी जी के हिसाब से चाहिए, मेरे को तो राहुल गांधी के हिसाब से चाहिए, केजरीवाल के हिसाब से चाहिए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, राजगुरु, कोई भी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई भी, मदर टेरेसा, कोई भी व्यक्ति हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको आंसर का सैंपल बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मेट एक ही है, डिपेंड आपके करता है कि आप उनमें से किसको लिखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा वो रहता है कि जिसको सभी पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं, और जो सबसे ज्यादा विख्यात भी है, वास्तविक, जो वास्तविकता में जिसका नाम है, जो सबसे महान व्यक्तित्व है उसको लिखें तो अच्छा है, जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व है उसको लिखें तो अच्छा है, खासकर जिसमें विकल्प ना हो। क्योंकि जैसे हमने लिखा नेहरू जी के बारे में, अब नेहरू जी क्या हो गए, एक पार्टी विशेष के हो गए तो दिक्कत हो सकती है। हमने मोदी जी के बारे में लिखा, अब मोदी जी किसी एक पार्टी विशेष के हो सकते हैं तो दिक्कत हो सकती है। मतलब कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो तो वो नंबर देगा कॉपी चेक करने वाला, 1 या 2 नंबर में ही सारा खेल हो जाता है। तो आपको हिसाब से देखना है, आपको चूज करना है। अम्बेडकर जी को जैसे लिख दिया, अब हो सकता है कि कुछ कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति तो एक अलग मानसिकता वाला व्यक्ति हो, जो आपकी इच्छा है। मेरे को कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपको जस्ट एक इसके साइड इफेक्ट बता रहा हूं, क्या क्या हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हों, अनिवार्यता नहीं है, संभावना है। इसीलिए हमेशा ही यूपीएससी में कहा जाता है कि सबसे बेहतर विकल्प, जब भी एग्जाम्पल भी दें और कोई भी दें, ऐसे व्यक्ति को लिखें जिसके नाम पे विवाद बहुत कम हो, जिस किसी व्यक्तित्व के को लेकर के समाज दो धड़ों में बटा हुआ होता है, उसको लेकर के ना। देखो, वैसे तो देखो सभी के नाम के साथ विवाद होता ही है। अब हर एक व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ तो बुराइयां हैं ही हैं। अब महात्मा गांधी जी के भी जीवन में कुछ ना कुछ तो है ही ऐसा जो कि उनके जीवन से नहीं सीखना चाहिए। बहुत कुछ है उनके जीवन में ऐसा, और उन्होंने खुद ने लिखा है, सत्य के साथ प्रयोग में उन्होंने खुद ने लिखा है, खासकर ब्रह्मचर्य को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के भी। पर हम क्यों लिखें? पर हमारे लिए तो वो राष्ट्रपिता हैं, सबके लिए राष्ट्रपिता है, तो वो वाली बात है। तो सबसे महान आते हैं महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी को आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। वैसे मुझसे कोई पूछे सबसे ऐसे बेहतरीन व्यक्ति को ले, जैसे कबीरदास जी ले लिए, कोई टेंशन ही नहीं है। हालांकि इन्होंने स्त्रियों को लेकर के कुछ अलग लिखा है, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, लेकिन वो क्योंकि 500 साल पुरानी बात हो गई, तो कबीरदास जी को लेकर के ऐसा किसी के मन में कोई नेगेटिव छवि नहीं है, बिल्कुल भी। सब एक मत है कि कबीरदास जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत शानदार व्यक्तित्व थे। गांधी जी को भी लेकर के अक्सर होता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं हमारे। तो ठीक है, तो गांधी जी को लेकर के शुरू कर देते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। जिस किसी भी व्यक्तित्व को लेकर के आप ये आंसर लिखवाना चाहें मुझसे, मैं तो बता दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। ये डिसाइड आपको करना है, आप क्या लिखना चाहते हो।
पहले हम गांधी जी को लेंगे, फिर कबीरदास जी को। 2 उदाहरणों से मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, फिर बाकी आपकी इच्छा है। आप जिस किसी भी व्यक्तित्व का नाम लेकर के मुझे कहोगे, मैं आपको बता दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने 1-2 प्रश्न आए थे तो उनके जवाब देने की कोशिश की थी। अभी जब मैंने तो अभी तो कोई ऐसा कोई खास कमेंट नहीं आया, बस ऐसे 1-2 झूठी तारीफ ही आई है, तो ठीक है, प्रश्न पूछिए यार प्लीज, ना। चलिए, तो ये सारे व्यक्तित्व हो गए। अब हम क्या करते हैं कि भाई गांधी जी को ले लेते हैं। महात्मा गांधी को ले लिया, विख्यात व्यक्तित्व। तो कैसे ले सकते हैं कि जीवन में नैतिक आचरण के संबंध में मुझे बहुत सारे बहुत सारे व्यक्तित्वों से प्रेरणा मिली है, जैसे गांधी जी, अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी, कबीरदास जी, अब्राहम लिंकन आदि। लेकिन सर्वाधिक प्रेरणा मुझे महात्मा गांधी जी से मिली है। उनके जीवन, विचारों और शिक्षाओं ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। अच्छी सी भाषा में लिखो ना, बना करके लिखो ना, ताकि लोगों को मजा आए। भाई लिखने परीक्षक को क्या चाहिए, आपने आंसर लिखा तो परीक्षक चेक करेगा ना, परीक्षक को अच्छा लगना चाहिए ना। न केवल स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक दृष्टिकोण दिया, न केवल भारत को आजादी के बाद और भारत के संविधान को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उन्होंने मेरे जैसे कई युवाओं को भी नैतिकता और सादगी का महत्व समझाने की कोशिश की है। लिख देना, कोशिश, अच्छे अच्छे शब्द लिख दो, और क्या। ये भूमिका हो गई आपकी, शुरुआत हो गई। और शुरुआत के बाद में उनकी शिक्षाएं लिख दो। और शिक्षा में उनका सबसे बड़ी जो शिक्षा उनकी क्या है, सत्य और अहिंसा। तो शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा उनकी क्या है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य एवं अहिंसा। तो लिख दो, सत्य एवं अहिंसा। और अहिंसा वो कैसे कहते हैं, ऐसे नहीं, वो कहते हैं मनसा, मन क्रम वचन से कहते हैं, मन कर्म वचन। और इसको संस्कृत में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मनसा कर्मणा वाचा, यानी वचनों से। तो गांधी जी के क्या कहना है, अहिंसा का प्रयोग। गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया, जैसे कि असहयोग आंदोलन उनका बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच चौरी चौरा की घटना हो गई। तो चूंकि वो अहिंसा के मूल्य को सबसे ऊपर मानते थे, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। और उन्होंने अपने जीवन में सत्य एवं अहिंसा के मार्ग का कभी त्याग नहीं किया। और उन्होंने न केवल अहिंसा का, बल्कि मन क्रम वचन से ही अहिंसा का पालन करने की बात कही। और यही सत्य की के बारे में भी बात कही कि मन से, न कर्मों से, वचनों से भी नहीं देना, किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं है। उन्होंने सत्य की बात कही। उन्होंने खुल के कहा है कि भाई विचारों की भी चोरी नहीं करनी है। यदि कहीं से किसी का विचार उठा रहे हो तो नाम बता दो उसका, ये वाली बात है। दूसरा, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार, वो हमेशा ही सादगी पसंद वाले व्यक्ति थे, जो उनके जीवन में दिखता भी है कि सादा जीवन उन्होंने जिया। तो ये लिख दो। इसी में एक कोट लिख दो गांधी जी का। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य की सभी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक भी व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती है। ये लिख दो। और साथ ही में उनका ये कह दो कि वो व्यक्ति क्या कैसे कहते थे, कम में संतोष, न्यूनतम में संतोष। फोन चाहिए तो ऐसा नहीं कि आईफोन ही चाहिए, महंगे से महंगा फोन ही चाहिए। जितने कम चीजों में काम चल सकता है, न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि उपभोक्तावादी संस्कृति से दूर रहना। तो सादा जीवन उच्च विचार वाली बातें भी आप लिख सकते हो। सर्वधर्म संभाव, वैष्णव जो तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। और वो है ना, ईश्वर अल्लाह, कौन सा है वो भजन, कौन सा मैं भूल गया, रघुपति राघव राजा राम वाला है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ना वो वाला बात जो है। तो सर्वधर्म संभाव वाली बात है। तो सभी धर्मों को समान भाव से देखना, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझने वाली बात है।
तो ये लिख देंगे। या इसके अलावा क्या लिख देंगे, आत्मशोधन, स्वयं पर नियंत्रण की बात करते हैं ना, खुद को बेहतर से बेहतर बनाओ। उन्होंने अहिंसा पे वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। उनका एक आत्मशोधन में उनका एक कथन लिख देना कि मैं जो परिवर्तन दूसरों में देखना चाहता हूं, पहले वह परिवर्तन मैं स्वयं में लाऊंगा। यानी कि मैं खुद को बदलूंगा, उसके बाद दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश करूंगा। तो आत्मशोधन आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ ही आप क्या लिख सकते हो, आत्मनिरीक्षण लिख सकते हो कि मैं हमेशा स्वयं को बदलने की कोशिश करूंगा, अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। यहीं पे लिख देना व्यक्तिगत दोषों को सुधारने पर बल, व्यक्तिगत दोषों को सुधारने पर बल, व्यक्तिगत दोषों को सुधारने पर बल, कि भाई मुझ में कोई भी चीज है, मैंने अपने आप को वो जीवन भर खुद को सुधारते रहे। कि वैष्णव जब तो तेने कही जो पीर पराई जाने जे, वही अच्छा आदमी है जो दूसरों के दुख को समझता है। और ये भजन जो है वो क्या क्या लिख दो कि ये भजन जो है वो गांधी जी के क्या दिखाता है, गांधी जी के नैतिक दृष्टिकोण को दिखाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसमें करुणा को भी जोड़ना चाहे तो वो जोड़ दो, सर्व धर्म संभाव हमने ले ही लिया। और क्या ले सकते हो आप, सर्वोदय पे बल, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है सर्वोदय, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो सर्वोदय पे बल। और सर्वोदय पे बल में ही क्या लिख देना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लिख देना, और यहीं पे उनकी पुस्तक जो है सर्वोदय, वो उसका जिक्र कर देना, और ये लिख देना कि ये पुस्तक रस्किन वो अनटू द लास्ट से प्रेरित है। ठीक है, तो ये सारी की ये सब लिख दोगे। और क्या लिखना है आपको, राजनीति सिद्धांतों पे वो बहुत ज्यादा विशेष बल देते थे, वो लिख दो। और उनका एक कथन लिख देना कि सिद्धांत विहीन या कर्तव्य विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे जला देना चाहिए। यानी कि देह, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, देह अंत हो गया, देह का अंत हो गया तो उसे सुपुर्दे खाक कर देते हैं, यानी कि उसे जला देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मृत जो कर्तव्य विहीन या सिद्धांत विहीन जो राजनीति है वो भी कैसी है, मृत देह के समान है, उसे जला देना चाहिए। तो ये भी कहते थे सिद्धांतों पर विशेष बल। तो ये सारी की सारी उनकी शिक्षाएं हो गई। जब आप उनकी शिक्षाएं लिख दोगे, ये सारे लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, स्वयं का विकास। क्या लिखोगे कि मेरे जीवन में इन शिक्षाओं का उपयोग, ऐसे हेडिंग डाल करके मेरे जीवन में इन शिक्षाओं का उपयोग, और नीचे एक दो उदाहरणों से लिख दो। जैसे कि एक बार मैंने परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की, और मेरे पास मौका था नकल करने का, लेकिन मैंने गांधी जी के सत्य के मार्ग पर चलने की ठानी, और मैंने नकल का सहारा ना लेते हुए फेल होना, असफल होना उचित समझा। कोई अहिंसा का भी उदाहरण लिख दो कि जब भी मेरा एक बार मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे सहपाठियों के साथ में जब कुछ विवाद हो गया, तो मैंने वहां पर उस विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश की, बातचीत करके सुलझाने का प्रयास किया। आपने किया हो चाहे नहीं किया हो, कोई बात नहीं है, आप लिख तो देना है कि नहीं। तो वो लिख दोगे। सादा जीवन अच्छे विचार में लिख देना, मैं भी गांधी जी के हिसाब से मैं भी न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करता हूं, कि देखो मेरे पास आईफोन नहीं है, सादा फोन से ही काम चला रहा हूं अभी तक। तो ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। सर्वधर्म संभाव, कि मेरे कई सारे मित्र जो हैं वो दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, दूसरे मत, दूसरे विश्वासों को मानने वाले हैं, और हम सभी मित्र आपस में आप सभी एक दूसरे के त्योहार मनाते भी हैं और एक दूसरे के घर जाते भी हैं। आप अपने जीवन में अपना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी अपना रखा है तो लिख तो देना ही, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पास तो होना ही है भाई, आईएएस तो बनना ही है ना। फिर जब कलेक्टर बन जाओ तो फिर ये काम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आत्मशोधन लिख देना कि मैं हमेशा आत्मनिरीक्षण करता रहता हूं, मुझ में जो जो कमियां हैं मैं उनको दूर करने की यथासंभव प्रयास करता रहता हूं। ये मत लिख देना कि मैंने कर दिए हैं, ऐसे लिखना यथासंभव प्रयास करता रहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम सफल हो गया, बट हाँ कोशिश तो मैं अभी कर ही रहा हूं। और क्या लिख सकते हो, प्लास्टिक के बारे में लिख देना, सर्वोदय पे बल में लिख देना कि एक लिख देना कि एक बार मेरे मैं कोचिंग करता था या कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहां एक बच्चे के पास में फीस नहीं थी, तो एक बार कुछ दिनों के लिए मैंने उसे पैसे दे दिए, उधारी दिए थे, हालांकि बाद में उसने चुका दिए, बट हाँ मैं चाहता था कि उसका ट्यूशन ना रुके, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी।
ऐसा एक एग्जाम्पल लिख देना और ये कह देना कि मैं शामिल करता हूँ। पॉलीथीन का लिख देना कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, मैं पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता हूँ। और क्या है, वृक्षारोपण वगैरह लिखना चाहो तो लिख देना कि मैं कभी कभी वृक्षारोपण भी कर लेता हूँ। हालांकि छात्र जीवन में इतना करते नहीं है, हो नहीं पाता, बट हाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे स्कूल में एक बार प्रोग्राम था, कॉलेज में एक बार कार्यक्रम था, एक एक पौधा गोद लेना था, एक पेड़, तो मैंने एक पेड़ लगाया, उसको गोद लिया और उसको हरा भरा किया, बड़ा किया। और तो क्या लिखोगे आप अब, ठीक है, अब इतना सब कुछ लिख दोगे आप स्वयं के विकास से संबंधित, और गांधी जी के ये विचार लिख दिए, खूब है। और क्या है, इतना नंबर मिल ही जाएंगे। बाद में निष्कर्ष में लिख देना कुछ भी, कि भाई निष्कर्ष में लिख देना कि भाई क्या लिखोगे निष्कर्ष में, कि ये सभी मैं कोशिश कर रहा हूं अपने आप को बेहतर करने की, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, मैं इस अभी तक केवल इतने ही नैतिक गुणों को स्वयं में समाहित कर पाया हूं, आगे भी मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं और स्वयं को बेहतर बनाता ही रहूंगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं कबीरदास जी को लेकर के और बता देता हूं आपको। इसमें कोई डाउट हो, कोई शक स्वभाव वाली बात हो तो और पूछ लेना, है ना। गांधी जी पे वैसे हम 3 से 5 घंटे खर्च करेंगे, जब टॉपिक नंबर 5 आएगा हमारा। और भारतीय दर्शन जब हम पढ़ेंगे, तो भारतीय दर्शन में जब हम गांधी जी को पढ़ेंगे, तो वह 3 से 5 घंटे हम गांधी जी पे खर्च करेंगे, गांधी जी को समझने में। और तो इसलिए इतना को लिख ही देना। अभी चलो कबीरदास जी को और जान लेते हैं। कबीरदास जी के भी लिखना है तो वही जो मैंने आपको बताया था, वही लिखना है कि जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में मुझे कई विख्यात व्यक्तित्वों से प्रेरणा मिली है। कई विख्यात व्यक्तित्वों जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, भगत सिंह, कबीरदास, अब्राहम लिंकन आदि से प्रेरणा मिली है, लेकिन मुझे सर्वाधिक प्रेरणा कबीरदास जी से प्राप्त हुई है। कबीरदास जी के दोहे बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही सरल हैं और व्यावहारिक शिक्षा देने वाले हैं। उन दोहों ने मुझे न केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, मुझे न केवल नैतिकता का महत्व समझाया है, बल्कि उसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी दी है। अच्छे अच्छे शब्द लिख देना। हालांकि हमें पता है कि आजकल के बच्चे कितने नैतिक हैं, कितने नहीं है। मेरे संदर्भ में भी वही बात लागू हुआ कि मैं भी कितना नैतिक हूँ, कितना नहीं हूँ। तो पर ठीक है, लिख तो देना ही है ताकि नंबर दे सकें। और भी अच्छे से और लिखना हो तो लिख देना कि कबीरदास जी की सादगी, कबीरदास जी की सत्यता, कबीरदास जी की करुणा मुझे, या कबीरदास जी का व्यक्तित्व मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और आगे भी देता रहेगा। आगे भी देता रहेगा वाली लाइन, तो ये वाली लाइन जो अभी बोली ना, ये तो निष्कर्ष में लिख देना। अब कबीरदास जी के व्यक्तित्व से कुछ प्रेरणाएं ले लेते हैं। अब कबीरदास जी के आंसर लिखेंगे ना कबीरदास जी का, तो एक अच्छी बात यह है कि एक दो दोहे भी लिख देंगे, 2-4, तो बात में वजन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले कबीरदास जी किसकी बात करते हैं? कबीरदास जी वही सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, पर हम सर्वधर्म संभाव नहीं लिखेंगे, है ना, नहीं तो वो गांधी जी की नकल जैसा मामला हो जाएगा। आप लिख दो सार्वभौमिकता पर बल, सार्वभौमिकता पर बल, यानी कि सभी को समान मानने वाली बात हो गई। तो भाई जो कबीरदास जी थे, उन्होंने किस पर दिया? यूनिवर्सलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता पे बल दिया। कबीरदास जी ने जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, रंग, रूप आदि सभी से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा का संदेश दिया। और इसमें कुछ दोहा लिखना है तो कौन सा लिखोगे? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये वाला दोहा लिख दो। और दूसरा उनके क्या क्या लिखना है? नैतिकता पे जोर लिख दो। नैतिकता पर बल, जोर मत लिखना है, जोर अच्छा शब्द नहीं है। नैतिकता पर बल, नैतिकता पे बल क्या है? कि उन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया,
ठीक है, जितनी भी अंधविश्वास फैले हुए थे, चाहे किसी भी धर्म थे, सभी पे उन्हें कटाक्ष किया। जैसे कंकड़ पत्थर जो है कि मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, और पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजो पहाड़, और ताते तो चाकी वाली पीस खाए संसार। कोई सा भी एक लिखा देना कि बार बार के मूर्ते भेड़ न वैकुंठ जाए। तो भाई लोग गंजे होकर के घूमते हैं बहुत सारे लोग कि भाई इससे हम स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, पर भेड़ तो बार बार होती है, वो तो वैकुंठ में जाती नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। और आत्मविश्लेषण पर बल। आत्मविश्लेषण कैसे कि बुरा जो देखन में चला, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। दुनिया में यही तो है ना, हमको लगता है दूसरे लोग बुरे हैं, पर असल में जो है जब एक उंगली दूसरी की तरफ होती है तो चार अपनी तरफ भी होती है ना। ये सोशल मीडिया वाला जो डायलॉग है कि भाई, तो जब हम दूसरों को बुरा कहते हैं तो हमें भी तो बुराइयां हैं ना कहीं ना कहीं। जो लॉन्जाइनस को याद करो, मैंने शायद आपको एक दिन बताया होगा। लॉन्जाइनस ये ग्रीक का एक व्यक्ति था, लॉन्जाइनस नाम से ही प्रतीत हो रहा है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? पेरूप्सिस। और इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी हमेशा रहती है। जैसे कबीरदास जी की आलोचना हम किसके पे करते हैं? स्त्री के मामले में। जैसे ये माया कामनी कहते हैं ना कि माया माठग्नि हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। कि माया माठग्नि हम जानी, वो माया यहाँ पे स्त्रियों को कह रहे हैं कि स्त्रियां बहुत माया माठग्नि हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। बहुत मीठा बोलती है, और लेकिन त्रिगुण फांस लिए घूमती है तो जकड़ लेती है। तो बहुत सारी चीजें और भी कई सारे दोहे जो इनकी स्त्रियों के बारे में अच्छी नहीं है। तुलसीदास जी हुए तो उन्होंने वो लिख के चले गए कि भाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब सकल ताड़ना के अधिकारी हैं, सकल तारण के अधिकारी हैं, तो विवाद होता रहता है। तो ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, अपने समय देश काल परिस्थितियों के हिसाब से वो भी बंधा होता है ना यार। अब गांधी, वो आप कबीरदास जी को देखो, पर आप कबीरदास जी की केवल एक बुराई पे रह जाओगे तो बाकी की महानताएं तो देखो ना। आप में से किसमें हिम्मत है आज की डेट में, पूरी दुनिया में मैं बात कह रहा हूं, किसमें हिम्मत है जो एक चर्च के सामने जाके, एक मंदिर के सामने जाके, एक मस्जिद के सामने जाकर के, या किसी और गुरुद्वारे के सामने जाकर के, या कोई और पूजा स्थल के सामने जाकर के जोर से चिंगाड़ के कहे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद लाई बना? कौन कहेगा भाई? है ताकत किसी में? है? ये ताकत के लिए बहुत बड़ा वो कहते हैं ना कि यूपीएससी में ही हम पढ़ते हैं, एथिक्स में ही, कन्विक्शन विद, मतलब साहस के साथ, कन्विक्शन विद कमिटमेंट, विश्वास के साथ कमिटमेंट जब आप करते हो ना किसी बात को। कबीरदास जी को पक्का पता था ये अंधविश्वास है, खुल के कहते थे कंकड़ पत्थर जोड़ के। आज कह के दिखा दो, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति कह के दिखा दे, कोई बड़े से बड़ा डॉन कह के दिखा दे, नहीं है हिम्मत किसी में नहीं है जितनी कबीरदास जी की जैसी हिम्मत। आप सोचो, जिसको 7 बार मारने का प्रयास किया राजा ने, कितनी बार प्रयास किया कबीरदास जी को मारने का, हर बार बच गए। उनका कॉन्फिडेंस कितना गजब का होगा कबीरदास जी का, वो सोचो। ये सब वो बंद कमरे में नहीं कहते थे कि हाँ भाई चुपचाप लिख लो, वो तो लिखते भी नहीं थे। मसी कागज को हाथ छुओ नहीं, जीवन में उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो की ही नहीं थी बेचारों ने। और कुछ तो महामूर्ख लोग होते हैं, ठीक है। जैसे महामूर्ख लोग कैसे होते हैं, अब इनकी व्याख्या करने वालों की बात मैं कह रहा हूं। जैसे कोई बालम बिन तड़फे मोड़ जिया, ऐसा करके उनका एक वो है, छंद टाइप का है, दोहा टाइप का है। तो किसी व्यक्ति ने उसकी व्याख्या की और व्याख्या करते हुए ऐसा लग रहा है कि, तो क्या कहता है, अरे यार कबीरदास जी ये लिखते हैं कि बालम बिन तड़फे मोड़ जिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कबीरदास जी का कोई बालम है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कबीरदास जी समलिंगी है। अब मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। तो
आप अच्छे से भी व्याख्या करते हो तो महान से महान व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ये लॉन्जाइस नाम के व्यक्ति ने कहा, इनकी पुस्तक है पेरूपसिस, उसमें कहा। और जब कभी किसी की आलोचना करनी हो, किसी को बचाना हो, तो ये शब्द आप डाल सकते हो। कबीरदास जी बहुत महान थे, अपने समय से कितने आगे थे यार। जाति पाति अभी तक खत्म नहीं हुई, आडंबर अभी तक खत्म नहीं हुए, मंदिर मस्जिद ये झगड़े, धर्मों के झगड़े आज तक खत्म नहीं हुए। आज से 500 साल पहले कोई एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी इन सब के बारे में कह रहा था। हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनमें हमने लिखा है कि भाई हम कैसी सोच रखेंगे, वैज्ञानिक सोच रखेंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे। हम संविधान में लिखना पड़ा क्योंकि लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, और वो 500 साल पहले कह के चला गया। संविधान 65 देशों का संविधान का अध्ययन करके लिखा गया है। उस समय भारत के जो सबसे अच्छे अच्छे जो माइंड थे ना, उन्होंने मिलकर के लिखा है, और उन्होंने मिलकर के ये बात लिखनी पड़ी जो आज से 500 साल पहले एक अनपढ़ आदमी बोल करके चला गया। तो कबीरदास जी ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्तित्व है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा कहते हैं कि वो आग लगाने को होती है ना, मसाल टाइप, कि हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, के हम हाथ ले रखा है, अपना घर जला दिया है। अब घर जा रहा तासु का जो चले हमारे साथ। अब बोलो कौन मेरे साथ चलेगा। कबीरदास जी जाते थे, कबीरदास जी अपने रास्ते पे निकलते थे, लोग पीछे पीछे हो गए, कबीरदास जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, हमने अपना घर जला दिया, देख लो। तुम्हें भी अपना घर बर्बाद करना तो चलो मेरे साथ, पहले मैं तुम्हारे घर में आग लगाऊंगा, फिर चलना मेरे साथ में। है हिम्मत, कितनी ताकत होगी यार कहने के लिए। आज की डेट में ना 4 फॉलोअर्स के लिए, 4 सब्सक्राइब्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना। लोग क्या क्या नहीं करते हैं कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं, वाह मजे ही आ गए। अब ये सब भी मैं जो नोटंकी कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज के लिए, और किस लिए कर रहा हूं। पर कबीरदास जी जैसा व्यक्तित्व तो महान व्यक्तित्व था। इतने लोग उनके पीछे पड़े हुए, उनको परवाह नहीं है, भाड़ में जाओ। कबीरदास जी जो भी कहते हैं लोग उसे नोट डाउन करते रहते हैं कि वो कहते कबीरदास जी क्या कविता लिखी है। कबीरदास जी कहते वो मेरे को मोटू पतलू फिल्म में वो डायलॉग आता है ना, वाह बॉस क्या कविता कही है। आपने देखा है मोटू पतलू कभी? मोटू पतलू कार्टून आता है ना टीवी पर, कभी देखो तो देखना, उसमें एक डायलॉग आता है कि वाह बॉस क्या कविता कही है। तो कबीरदास जी से वो ये कहते थे कि वाह बॉस क्या कविता कही है, कबीरदास जी उसको भी गाली सुना देते, चलो कविता कही है। तो वो कबीरदास जी हैं इतने महान। ये मत सोचना कोई छोटे मोटे आदमी है। उनकी बराबरी करना, उस अनपढ़ व्यक्ति की बराबरी करना, ये जो बड़े बड़े आईफोन लेकर के घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े अरमानी का सूट, गुच्ची का ये पहन के घूम रहे हैं, कबीरदास जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। नैतिकता के मामले में, सोच के मामले में, अपने समय से आगे सोच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज से 550 साल पहले कैसा समाज होगा आप खुद सोचो ना। तब भी व्यक्ति यदि इतना सोच पा रहा है, वो भी बिना पढ़े लिखे, जुलाहा थे, क्या बुनाई का काम करते रहते थे घर पे। उनके बेटे थे, एक लड़का था जमाल, और जमाली ऐसे लड़की थी उनकी, ठीक है। कितनी गरीबी में जिंदगी जी रहे होंगे, पर नैतिकता के आदर्श देखो, कितने उच्च मानक स्थापित करके गए, कैसी कैसी बातें कह के चले गए, इतनी गहरी गहरी बातें चले गए कि आज भी लोग उनकी पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाते। कभी लोग कभी होते हैं यार, ये बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं होते। तो आप इनको ऐसे मत सोचना है ना। और वो क्या कहते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, आत्म आलोचना करते हैं, और आत्म आलोचना करते हैं। तो इसमें लिख देना कि हम घर जा रहा आप ना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जाना तासु का जो चले हमारा साथ। बेटा चल के दिखाओ, हिम्मत है तो हमारे साथ में। सर्वधर्म संभाव वाली बात के लिए समानता लिख देना, समानता, कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। या हरि का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू धर्म के पक्ष में बोल रहे हैं, नहीं। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कि भाई जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। जो भगवान को याद करेगा भगवान उसका है। समानता की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रकृति प्रेम की बात वो करते हैं।
कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, कि कीरी यानी चींटी, कुंजर यानी हाथी। चींटी और हाथी सब कोई भी हो, प्रकृति के सब जीव हैं, सब समान है। घट घट मालिक आप है, सोमो कहो ना कोई, यानी कि साईं के सब जीव हैं कोरी कुंजर, सब बराबर है। घट घट में ईश्वर है, हर किसी में ईश्वर है। और क्या लिखोगे? 4 5 सत्यता सरलता, सत्यता सरलता। सत्यता और सरलता में कि भाई सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, मतलब तपस्या की बराबरी किससे कर रहे हैं? सच बोलने से। आप खुद सोच करके देखो ना, जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा होगा, उससे जो पंडित वगैरह जो होते होंगे वो कितने ज्यादा चढ़ जाते होंगे। मुल्ला वगैरह जो रहते होंगे वो कितना चढ़ जाते होंगे जब कोई कह रहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बने। आज कोई कह करके दिखा दे भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें कोई ऐसी बात थी, तो वहां पे एक उदाहरण फिट बैठ रहा था। कौन सा? कि रोजे छोड़ने आए थे, नमाजें गले पड़ गई। और मुझे 2 बार सोचना पड़ा कि यार मैं इस ग्रुप में ये वाला किसी जवाब का रिप्लाई करने में ये वाला रिप्लाई दूं कि नहीं दूं। उनकी यार कहीं ऐसा नहीं कोई बुरा मान जाए। 2024 और कबीरदास जी कब के हैं? 14वीं सदी के, 15वीं सदी के, 14वीं 15वीं सदी के। सोच रहे हो कितना महान होगा व्यक्तित्व, कितना समय से आगे सोच रखने वाला व्यक्तित्व था। छोटी मोटी बात नहीं है। और अहंकार का त्याग, वही सत्यता सरलता में आ जाएगा। अहंकार का त्याग उनका था। जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। यार अहंकार का है, क्या अहंकार यार, माटी से बने सब। वो एक किसी फिल्म में डायलॉग है यार, अरे मेरा शरीर इस मिट्टी से बना और इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शायद भगत सिंह वाली फिल्म में चंद्रशेखर आजाद ये डायलॉग बोलता है, कोई भगत सिंह वाली फिल्म है, बॉबी देओल वाली फिल्म है ना भगत सिंह वाली, उसमें सनी देओल ये डायलॉग बोलता है। उससे वो ये कहते हैं कि आप विदेश भाग जाओ, कहीं किसी दूसरे देश चले जाओ, तब वो ये कहते हैं कि मैं तो यहीं मरूंगा, चंद्रशेखर आजाद। तो ये वाली बात है, तो ये सब लिख दोगे। अब आपसे ये प्रश्न आएगा कि भाई आपने कबीरदास जी से अपने जीवन में क्या सीखा है, तो वही लिख देना अभी तक मैं। और कैसे लिखना कि मैं कबीरदास जी की बातों से बहुत प्रेरित हुआ हूं, मैं कबीरदास जी से बहुत कुछ सीखा हूं। जैसे जिस समाज में मैं रहता था उनके संस्कारों के तहत मुझे जाति व्यवस्था सही लगती थी, लेकिन वर्तमान में मुझे जाति व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं अब समानता में विश्वास रखता हूं। पहले मैं कुछ हद तक धर्मों में विभेद करता था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म को ध्यान में रखते हुए व्यवहार ना करूं। मैं सांप्रदायिकता से मुक्त हो चुका हूं। कबीरदास जी में जो नैतिकता पाई जाती है, कबीरदास के व्यक्तित्व में जो गुण पाए जाते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ श्रेणी के हैं। मैं उतना तो नहीं सीख पाया हूं, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और लगातार स्वयं को बेहतर बनाने पर कार्य कर रहा हूं। मैं लगातार सीख रहा हूं। बस हो गया। और भी लिख देना, मैं कबीरदास जी के जब कहते हैं कि भाई साईं के सब जीव हैं, तो मैं भी प्रकृति प्रेम में विश्वास रखता हूं और मैं मन क्रम वचन से अहिंसा का पालन करता हूं। जैसे कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी कहा खाल, और जेनर बकरी खाते हैं तेनर कौन हवाल। कि बकरी तो फिर भी पत्ती खाती है, फिर भी उसकी खाल निकाल लेते हैं, और जेनर बकरी खाते हैं। अब तुम ये सोच लो कि जो इंसान बकरी खाते हैं उनका क्या हाल होगा। तो आप देख रहे हो मांसाहार का विरोध कर रहे हैं। उस समय और आज की डेट में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, प्रकृति में संतुलन लाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम से कम करने के लिए क्या अब किसकी सलाह दी जा रही है? लोगों को मांसाहार कम से कम करो। कोविड के दौरान सबने मांसाहार छोड़ दिया था लगभग,
डर की वजह से। और ये 500 साल पहले कोई व्यक्ति कह करके चला गया, वो भी अनपढ़ आदमी। तो ये सब लिख दोगे, ठीक है। ज्यादा भाषणबाजी तो नहीं हुई ना, सॉरी, या ज्यादा भाषणबाजी हो गई तो ठीक है। कई बार हो भी जाता है, बाई चांस हो जाता है। ऑफलाइन क्लास होती है तो एक अलग ही बात होती है, तो फिर क्या है कि थोड़ा, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एथिक्स, चलो, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। यानी कि नैतिकता क्या चाहती है, मानव जीवन में किस चीज का बढ़ावा हो, तो वही नैतिकता का, समानता का, आत्मविश्लेषण का, सर्वधर्म समभाव का, समानता का, ये सारी की सारी चीजें हैं। और लोक प्रशासन में और भी महत्वपूर्ण क्यों है, लोक प्रशासन में और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं। विकासशील देश में एक IAS अधिकारी के पास में, लोक सेवक के पास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। वह लाखों लोगों का भविष्य संभाल सकता है। वो ऐसे लोग जो हाशिए पर हैं उनका भविष्य में बदलाव ला सकता है। इसीलिए लोक सेवक में नैतिकता ये चाहती है कि लोक सेवक के अंदर पारदर्शिता का गुण हो, जवाबदेहिता का, अकाउंटेबिलिटी का गुण हो, करुणा का एक गुण हो, समानता का एक गुण हो, विनम्रता एक गुण हो, उसमें कर्तव्य निष्ठा एक उसमें गुण हो, और कमिटमेंट उसमें हो, सेवा भावना उसके मन में हो। जब ये सारे गुण होंगे उसमें, तो वो क्या करे, रीजनिंग का इस्तेमाल करे, तर्क शक्ति हो उसमें, नैतिक तर्क शक्ति हो उसमें। कभी कभी समय आने पर वो नैतिक अंतर्ज्ञान से भी फैसले ले। तो इस प्रकार के सारे गुणों की हम क्या चाहते हैं, लोक जीवन में चाहते हैं कि लोक सेवक के जीवन में वो हो। एक सेकंड, सॉरी, क्या सर्दी खूब है ना, अभी तो सर्दी हो ही गई है थोड़ी थोड़ी ना नॉर्थ में, तो इस वजह से। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि वो प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दे। यदि वो व्यक्ति समानता पर ध्यान नहीं देता, लोक सेवक में ऐसा हो कि वो समानता का व्यवहार नहीं करता सभी वर्गों के साथ में, किसी भी वर्ग के साथ में, तो उससे क्या होगा कि उसमें वो जो वर्ग है वो बेचारा पीछे छूट जाएगा, पूरा समाज आगे नहीं जा पाएगा। और यदि हम विकासशील देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। तो अब आप लिख सकते हो कि भाई नैतिकता मानव जीवन में किस बात की प्रोन्नति करती है, तो हम नैतिकता से क्या सीखते हैं वो है, या नैतिकता से क्या सीख है, नैतिकता से सीख, ये लिख दो। लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये लिख दो। अब नैतिकता से क्या होता है भाई, जीवन में नैतिकता से क्या होता है, इतनी ज्यादा तो मैं डिस्कस कर लिया, अब तो आपको पता ही है। सत्य बोलने वाला होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, करुणा जैसा होना चाहिए। लोक जीवन में नैतिकता मनुष्य को सही और गलत में अंतर करने की क्षमता विकसित करती है, समाज में सद्भाव को बढ़ाना चाहती है, समाज में सह अस्तित्व को बढ़ाना चाहती है, समाज में विश्वास एक दूसरे के ऊपर विश्वास जो उसको स्थापित करना चाहती हैं। गांधी जी का एक कथन लिख देना कि जब आपके मन, कर्म और वचनों में समानता होती है, सामंजस्य होता है, वही नैतिक जीवन है। नैतिक जीवन वही नैतिक जीवन है जहां आपकी भाषा में, आपके विचारों में, शब्दों में और कर्मों में समानता होती है, सामंजस्य होता है। कबीरदास जी का दोहा लिख देना, अभी बराबर साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ये वाला भी चीज भी लिख देना। तो नैतिकता से हमको ये सब सीखने को मिलता है, सत्यता, समानता, सद्भावना, ये सब लिख देना। फिर ये लोक सेवक के लिए क्यों जरूरी है, तो अभी मैंने बताया पारदर्शिता लाने के लिए लोक सेवक का पारदर्शी व्यवहार होना बहुत जरूरी। जब भी वो कोई करे पूरी पारदर्शिता के साथ में करे, ताकि रिश्वतखोरी को बढ़ावा ना मिले, लाल फीताशाही को बढ़ावा ना मिले। जन सेवा करे, पूरी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व के साथ काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझ करके काम करे। अपनी जिम्मेदारी समझ के काम नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं। अपनी जिम्मेदारी समझे, सभी वर्ग, सभी
पूरे समाज में विश्वास स्थापित करे, सामाजिक स्थायित्व लेकर के आए। उदाहरण में लिख देना, जैसे ब्रह्मदत्त या ब्रह्मदत्त शर्मा, झारखंड के एक वो थे, झारखंड के छत्तीसगढ़ के वो थे, एक IAS अधिकारी थे। तो उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ काम किया था, तो वो आप लिख दें। और भी एग्जाम्पल लिख लें तो आप लिखना चाहते ई श्रीधरन का लिख ही सकते हो। न्याय और समानता में विश्वास करना होना चाहिए। चाणक्य क्या लिख देना कि राजा वही है, राजा का धर्म है कि वो न्याय करे और कमजोरों की रक्षा करे। यही प्रशासन में कि प्रशासन में जो समुदाय जो पीछे है, जो हमसे क्या छूट गया है, पीछे छूट गया है, उसको हम आगे लेकर के आए। सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लिख लेना कि वो ICS अधिकारी थे, लेकिन उनको लगा कि भाई समाज के कुछ वर्ग पीछे छूट रहे हैं, हम उनके लिए कार्य नहीं कर पा रहा हूं, तो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। समुदाय, ये सारे के सारे कुछ उदाहरण लिख दोगे तो आप क्या हो जाएगा, थोड़ा बेहतर प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये लिख ही दोगे। अब इसमें और क्या बताऊं आपको, बता दो। भ्रष्टाचार लिख दोगे कि भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, नरेगा जैसे घोटाले ना हो, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे ना हो। तो उनका उदाहरण नाम मत लिखना, भले ही लिख दोगे तो भी कोई चलेगी, बात चलेगी, और लिख देना ये सारा। कुछ एक अच्छा वाक्य लिख देना, जैसे कि कल्याण कृश्चित दुर्गति, मतलब कि तात गच्छति, जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य, हिंदी में लिख देना, जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्य करता है वो कभी पतन को प्राप्त नहीं करता है। लोक प्रशासन में समावेशी विकास होना चाहिए, समावेशी न्याय होना चाहिए। अच्छे अच्छे उदाहरण लिख दो, अनिल गोड़िया, मेट्रोमैन, ई श्रीधरन, टाटा समूह का एग्जाम्पल लिख दो, विप्रो समूह का उदाहरण आप लिख दो। विश्वसनीय ब्रांड बनाया, घोटाले अनैतिकताओं से दूर रखना है। जैसे विप्रो ने प्रोग्रेस की क्योंकि वो नैतिक था, वहीं सत्यम कंप्यूटर जो था जिसमें राजू नाम के व्यक्ति ने घोटाला किया था तो वो डूब गया। तो ये सारी की सारी बातें आप लिख सकते हो। बहुत मैंने चर्चा कर लिया, इस पर इतनी क्या डिटेल से बातें करनी है। ठीक है, चलो 2013 के नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। 14 के 2 प्रश्न थे, दोनों समाप्त होते हैं और 13 के प्रश्न पे आते हैं। यदि आपको किसी के उत्तर चाहिए, मॉडल उत्तर, तो बता देना। वैसे मेरे हिसाब से जो मैंने इतना बता दिया और मेरी इतनी सारी वीडियो देख ली है यदि किसी व्यक्ति ने, और आप तो वैसे भी IAS की तैयारी कर रहे हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो, इस स्तर पे पहुंच चुके हो बहुत कुछ, तो इतना बताने पे तो आप अच्छा उत्तर लिख ही लोगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। फिर भी आपको चाहिए तो पूछ लेना, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है। नहीं तो आंसर लिख करके मुझे मेल करो, मेल ID लिख दूं क्या मैं आपको, राजन प्रवेश 80 तो RAJNPRAVESH 80, इस पे लिख करके आप करोगे तो मैं चेक कर लूंगा। दो 2013 का प्रश्न, मूल्य व नैतिकता से आप क्या समझते हैं? मूल्य, नैतिकता, दो चीज तो हो गई। आप क्या समझते हैं? व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना, व्यवसाय में नैतिक होना क्यों जरूरी है? व्यावसायिक नैतिकता क्यों जरूरी है? वैसे व्यावसायिक नैतिकता होती है ना, व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक नैतिकता। चलो भाई, मूल्य और नैतिकता से क्या समझते हैं? इनका आपस का संबंध बता देना। तो क्या बताना है? पहले मूल्य की परिभाषा बता दो 2-3 लाइनों में, फिर नैतिकता की परिभाषा बता दो 2-3 पंक्तियों में, फिर इनका आपस में संबंध बता देना, और फिर ये बता देंगे कि भाई किसी भी व्यवसाय में नैतिक होना क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है भाई? व्यवसाय में नैतिक रहोगे, जैसे कोई मास्टर है, कोई टीचर है, मैं यदि नैतिक रहूंगा तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैं खुद नैतिक रहूं, मेरा ही उदाहरण ले लो, तो एक तो क्या होगा, मेरी साख बनेगी ना, क्रेडिबिलिटी बनेगी, मेरा भरोसा बनेगा। नैतिक होने का मतलब क्या है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ा,
जो भी एकदम सही बात है वही आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको कुछ भी बोल दूं, है ना। कुछ भी नहीं बोलने वाला, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई चलो क्लास चल रही है और 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में से 15 मिनट तो मैंने ऐसे ही भाषणबाजी में निकाल दिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल फेमस होने का वो है, तो आजकल कई सारे टीचर क्लास में भाषणबाजी करते हैं, उसकी रील बनती है, वो वायरल होती है, तो टीचर को फायदा होता है। तो अब नैतिक अनैतिकता की कसौटी पे यदि कसें तो ठीक है, जो चीज बोलने वाली है, जहां पे जो आवश्यकता हो वही बताया जाए। फालतू में ऐसे नहीं है कि भाई मैं रील बनाने के लिए कुछ भी क्लास में अनाप शनाप बोल दूं, टॉपिक से हटकर कुछ भी बोलूं, वो ना करूं, तो वो नैतिकता है। इससे क्या होगा, मेरी क्रेडिबिलिटी बनेगी। मैं अच्छी सही बात एकदम चढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, भरोसा बनेगा। इसके अलावा और क्या होगा, इससे समाज को भी फायदा होगा कि यदि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे फीस नहीं भर पा रहे होंगे, सक्षम नहीं होंगे, और यदि मैं पूरा कोर्स सिलेबस करा देता हूँ एथिक्स का और पूरी ईमानदारी से साथ कराता हूँ, तो समाज को फायदा होगा, बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। और क्या होगा, और मेरा व्यक्तिगत विश्वास होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, मेरा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए एक बात है कि बुद्धिमानी और नैतिकता में से आप किसे चूज करो। एक आईएएस है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर, लेकिन ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं ईमानदारी 100% ईमानदारी नहीं है उसमें। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसमें बुद्धिमानी इतनी नहीं है, ईमानदार पूरा है। तो हमेशा इस स्थिति में चुनाव किसका करना है, ईमानदार का चुनाव करना है। थोड़ा कम भी हो बुद्धिमान होगा, क्योंकि यदि बुद्धिमान भी है और बेईमान भी है, वो तो भाई खा जाएगा, पूरे सिस्टम को खा जाएगा। वो बहुत घातक आदमी है। ऐसा डॉक्टर है, सुपर इंटेलिजेंट है, पर नैतिक नहीं है, आपके अंगी बेच देगा भाई निकाल के, यानी क्या क्या काम कर देगा, कैसी कैसी दवाइयों के क्षेत्र में कैसी अनैतिकता कर देगा। कोई आईएएस अधिकारी अनैतिक है, सुपर इंटेलिजेंट है, आपको पता नहीं कैसे कैसे घोटाले करेगा, कैसे कैसे भ्रष्टाचार करेगा। थोड़ा कम बुद्धिमान चलेगा, ईमानदार नैतिक पूरा होना चाहिए 100%। ठीक है, चलिए तो पहले मूल्य लिख देते हैं। मूल्य मैंने आपको 1000 बार बताए हुए हैं। मूल्य वे आंतरिक सिद्धांत और विश्वास हैं जो व्यक्ति या समाज के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। अरस्तु की पुस्तक है जिसका नाम है निकोमेकियन एथिक्स, कई बार 1000 बार बता चुका हूं। उसमें उन्होंने अच्छे जीवन की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसको उन्होंने यूडेमोनिया की बात कही है, और इसमें उन्होंने कुछ मूल्यों की बात कही है, जैसे सत्यता, सहानुभूति, स्वतंत्रता, ईमानदारी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब हमारे कार्यों को और हमारे आचरणों को प्रभावित करते हैं। फिर आप नैतिकता लिख देना। नैतिकता भी कई बार बता दी कि नैतिकता वह प्रणाली है जो यह तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। कांट के हिसाब से लिख देना। कांट के हिसाब से नैतिकता का आधार हमारे कर्तव्य और हमारे मूल्य होने चाहिए, क्योंकि कांट किसकी बात करता है, कर्म सिद्धांत की बात करता है। तो गीता का भी उदाहरण आप लिख सकते हो, और गीता के हिसाब से लिख देता हूं कि हमारे कार्य हमेशा परिणामों के आधार पर तय नहीं होने चाहिए, बल्कि जो सही है उस हिसाब से होना चाहिए, हमारे कर्तव्यों पर आधारित होने चाहिए। हाँ, और हमारे कर्तव्य समाज में उचित आचरण और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए। तो मूल्य और नैतिकता में रिश्ता क्या है? मूल्य बड़ी चीज है और नैतिकता नहीं, नैतिकता बड़ी चीज है, मूल्य छोटी चीज है। ऐसे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? नैतिकता में ही तो मूल्य आते हैं, और कहां आएंगे? ठीक। वैसे कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जो नैतिक नहीं होते, जैसे कि हिंसा का मूल्य है, यदि इसको मूल्य माने, नकारात्मक मूल्यों को भी मूल्य मानना। यदि आप नकारात्मक मूल्यों को भी मूल्य मानेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत है। फिर तो हम क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, फिर तो यहाँ पे वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे एथिक्स हो जाएगा, और बीच में ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों का संबंध हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम वेन आरेख बनाना चाहो तो आप बना देना, ये वाला ही बनाना।
क्योंकि क्या है कि बहुत से लोग हिंसा को भी मूल्य मानते हैं, तो वो नेगेटिव मूल्य हो जाएंगे। तो फिर कुछ मूल्य ऐसे रहेंगे ना जो नैतिक नहीं रहेंगे, तो वो वाली बात है। और कुछ नैतिकता की ऐसी बातें भी है जो मूल्यों में नहीं आती, उससे अलग है, तो वो वाली बात है। समानता का न्याय का सिद्धांत बता देना। जॉन रॉल्स का नाम जिक्र करना चाहो तो कर देना न्याय के सिद्धांत में। जॉन रॉल्स, कौन सी पुस्तक है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, कई बार तो बता दी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। आप भी वैसे परेशान तो हो गए होंगे कि यार ये पहले टॉपिक को कितने सालों में खत्म करेगा, 2 महीने तो होने को आ गए। अब हर चीज इतनी विस्तार से बताएंगे तो टाइम तो लगता ही है ना, और ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना। अब किसी बिजनेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो लिख देना भाई कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको नैतिक होना पड़ेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? नैतिक होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में नैतिक है वो लंबी रेस का, जैसे मैं यदि मान लो मैं हूं, मैं यदि पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम करके आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब ये सच भी बात है कि पूरी ईमानदारी से यदि काम करते हैं। अब ये तो क्या है कि कई बार क्षमताओं पर भी डिपेंड करता है ना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। पर एक नॉर्मल टीचर के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ ना, शिक्षक के लिए। आप एक और पुस्तक का नाम लिख देना, ए थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट। ए थ्योरी ऑफ, एडम स्मिथ की पुस्तक है ये, मोरल सेंटीमेंट्स। ए थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स। और ये पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ। एक सेकंड दीजिएगा, है ना, एक सेकंड देंगे। माफी चाहूंगा। चलिए, तो ये मैंने लिखवा दिया है ना। तो इसमें क्या 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 क्या, क्या कहा गया है कि भाई उन्होंने कहा है कि थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स में एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि ये नैतिक संबंधों का, आर्थिक संबंधों का आधार है। आर्थिक संबंधों का जो आधार है वो क्या बताया उन्होंने? इसमें नैतिकता को बताया। तो किसी भी व्यवसाय में आर्थिक संबंध होते हैं। अब आर्थिक संबंधों के लिए क्या जरूरी है? नैतिकता जरूरी रहेगी, तो आर्थिक संबंध ज्यादा रहेंगे। जैसे अभी उदाहरण बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, विप्रो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई, रतन टाटा समूह है, तो ये नैतिक रहे। जबकि सत्यम कंप्यूटर जो थे नैतिकता नहीं थे तो उनका पतन हो गया। तो ये वाली लिख सकते हो, है ना। इसी में CSR का जिक्र कर दो, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कर लो कि समाज के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। और एक और व्यक्ति का उदाहरण देना हो तो पीटर ड्रेकर का दे देना। पीटर ड्रेकर ने भी क्या बात कही कि यदि आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हो और यदि आप लीडरशिप कर रहे हो तो आप में कैसी होनी चाहिए? आपके लीडरशिप नैतिक होनी चाहिए। यदि आप लीडरशिप नैतिक रहेगी तो आपका व्यवसाय प्रोग्रेस करेगा। तो व्यावसायिक रूप से भी नैतिकता होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें लिख दोगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। निष्कर्ष में वही देख लेना कि मूल्य और नैतिकता किसी भी व्यवसाय की आधारशिला है। व्यावसायिक दक्षता के साथ नैतिक होना न केवल कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी करता है बल्कि दीर्घकालिक सफलता और सामाजिक विश्वास को भी सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार की चीजें लिख दोगे, ठीक है। आगे लिखें। और भी लिखना चाहो तो जैसे सिविल सेवकों के लिए कोड ऑफ एथिक्स होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो आप लिख देना कि भाई इनका पालन करना चाहिए। और यही है। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, और इस पे मैंने पहले ही खूब बातचीत की हुई है, नैतिकता पे, और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई दिक्कत है आपको नैतिकता में। तो 2013 का ही प्रश्न है। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत है। हाँ, तो सही बात है, कुछ तो सर्वव्यापक और शाश्वत है, जबकि कुछ समय के साथ बदलते रहते हैं। आप अपनी धारणा बता दीजिए तर्क दे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, तो सार्वभौमिक मूल्य या शाश्वत मूल्य, शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्य इधर लिख दो। भौमिक समय के साथ बदलते रहते हैं, वो यहां लिख दो, समय के साथ बदलाव।
समय के साथ बदलाव। तो क्या लिखेंगे कि कुछ मूल्य शाश्वत और सार्वभौमिक होते हैं, जबकि कुछ समय संस्कृति परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे ये शाश्वत और सार्वभौमिक कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, समानता, ये सारे के सारे जो है वो आप लिख सकते हो कि भाई ये माने जाते हैं। और ये सभी धर्मों से, संस्कृतियों से, दृष्टिकोणों से कोई भी हो, सभी इनका समर्थन करते हैं। जैसे गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन किया, लगभग हर धर्म में अहिंसा की बात की कही जाती है ना। लगभग हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि सत्यता पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो। कुछ का लिख दो, समय और हिसाब के परिस्थितियों के चलते रहते हैं। तो समय के साथ जो बदलते रहते हैं उनमें किस किस का नाम लिख सकते हो? स्वतंत्रता का लिख दो। इसमें आप समानता को भी यही लिख दो यार, है ना, क्योंकि समानता का मूल्य क्या है कि बदलता रहता है। कभी किसी समाज में समानता रहती नहीं, सब समावेशी विकास। हालांकि ये हर एक युग में होने चाहिए पर होते नहीं है, तो ये लिख देंगे। समानता की बात में जाति प्रथा वगैरह लिख देंगे, क्योंकि समानता में जाति प्रथा वगैरह आती है ना अब। ठीक है, और कुछ बड़े लोगों के नाम लिख दो। इमैनुअल कांट की बात लिख देना कि इमैनुअल कांट का मानना है कि जो हमारी नैतिकता का आधार है सार्वभौमिक मूल्य होने चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। जॉन डीवी की कथन लिख देना कि भाई मूल्य समाज के साथ और अनुभव के साथ विकसित होते हैं। जॉन डीवी कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। और लिख देना कबीरदास जी का दुआ लिख देना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो ये है। तुलसीदास जी वगैरह के लिख दो, परहित सरस न धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सारी बातें लिख देना। नेल्सन मंडेला का उदाहरण लिख देना, इसमें चाहो तो रंगभेद के खिलाफ कितना ज्यादा काम किए। बस ठीक है, और क्या, चल जाएगा काम। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया है, पर आपको दिक्कत हो तो पूछ लेना। जल्दी जल्दी क्यों बताया? मैंने बहुत बता दिया ना। कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, कितनी बार तो रिपीट किया है। और इतना सब कुछ रिपीट करने के बाद भी बार बार यही बताता रहूंगा तो फिर समय की बर्बादी है ना, आपकी और मेरी दोनों की है ना। हम उस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि समय बर्बाद करने की रिस्क नहीं ले सकते। अगला प्रश्न क्या है? ये यार पता नहीं आया, पता नहीं कौन सी परीक्षा में है, पर पता नहीं ये लिस्ट में क्यों है। एक ही समाज में अलग अलग व्यक्तियों के नैतिक मूल्य अलग अलग होते हैं, साथ ही उनकी तीव्रता में भी अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? स्पष्ट कीजिए। तो भाई एक ही समाज है, एक ही समाज में अलग अलग लोगों के मूल्य अलग अलग क्यों होते हैं, और उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी में भी अंतर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो लिख देना समाज के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, आप आसपास के परिवेश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, एक तो मेटा एथिक्स के एग्जांपल इसमें लिख देना, और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप पुरानी वीडियो देखो, पढ़ाया हुआ है ना, ये लिख देना। जॉन स्टुअर्ट मिल का वाक्य लिख देना कि डिफरेंट मैन हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। अलग अलग व्यक्तियों की नैतिकता को लेकर अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। गीता लिख देना कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परमो धर्म भयावह, कि अपने धर्म का स्वधर्मे निधनम, कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी चीज है। निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, सामाजिक परिस्थिति अलग होती हैं। तो जैसे भूटान एक अलग देश हो गया है ना, क्यूबा एक अलग देश हो गया। एजुकेशन किसी देश में कैसी है, कौन से दर्शन का उन पर क्या क्या प्रभाव है, संस्कृति उनकी कैसी है, ये सब मैंने बताया था कि किसी भी संस्कृति में मांसाहार क्यों का होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, कुछ जैविक कारक होते हैं। कहीं पे प्रकृति को बहुत ज्यादा मान्यता है, कहीं पे प्रकृति के साथ में है नहीं। तो ये सब है। प्रश्नों पर चर्चा यहीं खत्म करते हैं अब हम, है ना। बहुत चर्चा कर ली हमने इन पे, 3-4 वीडियो बन गए इतने लंबे चौड़े, और क्या बनाओगे, है ना। अब क्या होता है कि यूपीएससी के तो सारे प्रश्न हो गए खत्म जो आए हुए हैं। अब एक तो है यूपीपीएससी, एक है एमपी, एक है आरपीएससी राजस्थान। इन तीनों के प्रश्नों पे भी यदि आपको चर्चा करनी है, आप चाहते हो कि इन पे मैं चर्चा कर दूं, तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। यदि मुझे कमेंट बॉक्स में एक भी सजेशन नहीं आता है कि भाई इन पे चर्चा करो, तो मैं इन पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए लेकर के चल रहे हैं। और लेकिन यदि कमेंट आता है और कोई बच्चा ऐसा है जो उनको देख भी रहा है और उसको चाहिए, तो फिर हम इन पे बना देंगे।
कोई ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि इतना सब बनाया है तो एक बार आप खुद ही करके देख लो तो मेरे हिसाब से आप खुद भी कर पाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे और टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड को लेंगे, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक्चुअली क्या है कि आज ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी बनाया है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना। मैं इतनी चाह रहा था कि बीच में ये वीडियो छोड़ करके जाऊं, क्योंकि आधे से ज़्यादा बन गया था। तो ठीक है, फिर कोई भी दिक्कत परेशानी कोई भी हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।